कल यहाँ पे ही एंड किया गया था। ये तो बाकी था, पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स, एक्सटर्नल इनर्वेशंस। यहाँ पे ये देखिए, इसके साथ मेडिसिन को ऐड कर दिया आज हमने। ये नोट कर लें वाह चाहे तो। सर, ये अच्छा हुआ, ये बहुत अच्छा हुआ। एरो से भी इंडिकेट कर दिया जो यहाँ पर कॉर्टाइड बैरो रिसेप्टर्स हैं, कॉर्टाइड साइनस नर्व्स के लिए। इसे चाहे तो नोट कर लें कॉर्टाइड बैरो रिसेप्टर्स के साथ। और बहुत बढ़िया सर जी। सर ये तो पीपीटी आप भेजेंगे ना? भेज दिया, आज डाल दिया ग्रुप में। शाम को जैसे ही ये कंप्लीट हुई है, ये ट्रीटमेंट और थोड़ा सा अपडेट किया है, उसके बाद हमें भेज दिया। ओके सर। ग्रुप में है, आप वहाँ से ले लें। ओके सर। अब यहाँ पे भी जो रिसेप्ट, यहाँ कॉर्टाइड साइनस कोटिंग बैरो रिसेप्टर्स हैं, कॉर्टाइड बॉडीज, ये यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है। ये मेडिसिन जो पेसमेकर लगाई जाती थी बॉडी के अंदर, उसके लिए यूज़ की जा रही है। और हमारी कोशिश है कि जो चार्ट्स हैं बॉडी पॉइंट्स के, तो वो भी इसमें अपडेट किए जाएं, जिसके वजह से एट ए टाइम हम बाहर से एक्सटर्नल जो हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को पॉइंट्स पे, तो वो भी ऑपरेट करते चलें। यहाँ से कि किस तरीके से वहाँ पर अल्टरनेट इस रिसेप्टर्स को हम यूज़ कर सकते हैं और या एक्सटर्नली इसको जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से शुरू करें। ये स्ट्रेस एंटीएस सेक्शंस, केमो रिसेप्टर्स, ये एंटीएस से जुड़ा होता है। कार्टाइड बैरो रिसेप्टर्स, ये आर्टरीज के दोनों ब्रांच के बीच में होता है, जहाँ से डिवाइड होती हैं। और ये रेनिन रेनिन रनिंग पोजीशन से होते हैं। कार्टाइड बैरो रिसेप्टर पेस मेकर, यहाँ पर ही पेस मेकर का यूज़ किया जाता है। पेस मेकर क्या करते हैं, इसे कंट्रोल करने का काम करते हैं। यहाँ पे डायलेशन, एक्सक्रीशन और कंस्ट्रक्शन एंड रिलैक्सेशन के लिए, कंस्ट्रक्शन एंड रिलैक्सेशन के लिए से जब बॉडी का जो है सर्कुलेशन मूवमेंट करता है, कहीं पे भी कंस्ट्रक्ट और रिलैक्सेशन ही हमारी बॉडी के अंदर फ्लो को स्पीड देते हैं। और कहीं पे भी आपने देखा होगा, जैसे कि हमें पाइप में थोड़े पानी होते हैं, थोड़ा पानी होता है, तो कई बार ऐसा होता है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे हमें दबा करके उसे निकालनी होती है। जैसे कि कॉलगेट की ट्यूब है और वो पूरी भरी होती है तो ईजिली निकल जाती है, लेकिन जब वो उसमें कम हो जाता है तो बैक से हम पुश कर रहे होते हैं। तो ये पुश होता है, वन टाइम होता है। लेकिन यहाँ पे होता है जर्क, जैसे कि हमारी पल्स बार बार पल्पिएट करती है, तो यहाँ पर भी ये पल्पिएट करने के लिए लगाया जाता है, जिससे कि ये वहाँ के पोजीशन रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शंस को बनाए रखा जा सके। ये कार्डियक अफरेनेट्स, यहाँ पे भी ये पोजीशन जहाँ पे कंजेक्ट होती है वहाँ पे ही यूज़ किया जाता है, और ये उस जगह से पूरी बॉडी को मैनेज किया जा सकता है। रीनल एफएल, ये कल हो गया था शायद, यहाँ पे लास्ट में दिख रहा है। ये एसए नोड एनी पोजीशन आर्टिस्ट की। अब जब हम ऊपर S5 F1 RE देते हैं, तो इनके अंदर जो यहाँ पे केमो रिसेप्टर्स के अंदर जो मेडिसिन यूज़ की जा रही है, मेडिसिन सॉरी, जो यहाँ पे फंक्शंस करा रहे हैं, तो ये इनके फ्लेक्सिबिलिटी को मेंटेन करता है। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी जब वाइब्रेट करती रहती है, तो उस कंडीशन में कोई भी चीज़ जमने नहीं पाती। जैसे कि आपने देखा होगा, कई बार हमें जबकि
मिल्क वगैरह की से अगर कोई चीज़ बनाना होता है या घर में अक्सर कोई चीज़ सही तरीके से बनानी होती है, तो उसे गैस पे रख करके उसे हल्के हाथ से मूव करते हुए, मूव करने की कंडीशन ये होती है कि कोई चीज़ कंसंट्रेट फॉर्म में होगी तो नीचे बॉटम पे लगेगी नहीं, वाइब्रेशन से वो मूवमेंट करती रहती है और इसलिए वो पोजीशन तो मेंटेन रहती है लेकिन वो कहीं स्टिक नहीं होने पाती। यही चीज़ हमारी बॉडी के अंदर जब फ्लेक्सिबिलिटी ख़त्म हो जाती है, इनका फ्लैक्सेस जैसे कि कोई चीज़ इस पर स्टिक की, ये जैसे होता है हमारे कपड़े पे कोई चीज़ निकल लग गई और हमने उसे झाड़ दिया, मतलब उसे झटक दिया तो वो नीचे गिर जाती है। ऐसे ही इनमें जब कोई चीज़ स्टिक होने लगती है तो ये उसे एक स्टिमुलेट करती हैं, एक जर्क देती हैं, वाइब्रेट करती हैं, और जैसे ही वाइब्रेशन इनके अंदर एक्सटर्नल वाल्व्स के अंदर आता है वैसे ही वो चीज़ वहाँ से रिमूव हो जाती है, और रिमूव हो के क्या होती है आगे ट्रेवल कर जाती है और एक्सक्रीशन की तरफ निकल जाती है और कैपिलरीज के जरिए वेसल्स के जरिए वो एब्जॉर्ब होकर के बॉडी से आउट हो जाती है। और ये जब फंक्शन मेंटेन नहीं हो पाता हमारी बॉडी का, और ये डिपेंड करता है जो हमारे बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल हैं उन पे, कि देखिए बॉडी का अलग जो सेक्शन है वो लुब्रिकेंट चाहता है। जैसे कि हमारे जॉइंट्स के अंदर सैन्युअल फ्लूइड की कमी हो जाए तो हमारे जॉइंट्स हार्ड हो जाएगा, तो ये जो कोलेस्ट्रॉल है हमारे बॉडी के अंदर एक लुब्रिकेंट का काम करता है। कहीं पे स्किन, अभी हम इसके बारे में प्रोग्राम तैयार कर रहे हैं कि एलडीएल जो है, एमडीएल जो है, एचडीएल, ये जो लुब्रिकेंट हैं कोलेस्ट्रॉल है हमारे बॉडी के अंदर, ये अपने जो एक पोजीशन है, एक जो मेजरमेंट है, इससे ज़रा भी ऊपर और नीचे होते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर कॉम्प्लिकेशंस राइज कर जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है। यही डिपेंड करता है हमारी एज को, जो बाहर से लोग पहचान लेते हैं कितनी एज का है, तो ये कंसल्टेशन के हिसाब से ही इंसान को पहचाना जा सकता है। तो इसे मैनेज कैसे किया जा सकता है? इसे लीवर से ही मैनेज किया जा सकता है। इसीलिए हमारे वहाँ जो मेडिसिन है S5 वो लीवर पे भी काम करती है। तो कोलेस्ट्रॉल को अगर हमें मैनेज करना है तो S5 को देना होगा। तो क्योंकि अब हम मायोकार्डियल इन्फेक्शन में देखा है, प्लैक हो गया है, जो आर्टरी ब्लॉक कर गई है, प्लग किया, तो वहाँ पे भी जब S5 यूज़ कर रहे हैं तो एक तो हम यहाँ पर S नोड्स को क्लियर कर रहे हैं, क्रोमोरिसेप्टर्स का जो वेगस नर्व है, जो पैरासिम्पैथेटिक नर्व है, उस पर भी काम हो रहा है साथ साथ। उसके साथ साथ जो है जो लीवर पे भी काम कर रहा है, जो कोलेस्ट्रॉल को मैनेज कर रहा है, कैल्शियम को मैनेज कर रहा है, अननेसेसरी कैल्शियम जो बॉडी के अंदर बन रही है उसे रिमूव करने का भी काम कर रहा है। बॉडी के अंदर एक कंट्रोल करके कैल्शियम प्रोड्यूस कर रहा है और बाकी की वो यूटिलाइज करके, मेटाबोलाइज करके वो बॉडी से बाहर के लिए रास्ते में देता है कि वो बॉडी से बाहर निकल जाए। तो इसी तरीके से पूरा कोलेस्ट्रॉल मैनेज होता है लीवर से। S5 मैनेज करता है कोलेस्ट्रॉल को, कैल्शियम ऑक्सीलेट को, और प्रोटीन को, फैट को। तो इस तरीके से अगर हम देखा जाए बहुत सी चीज़ें हमारी S5 के अंदर सॉल्व हो जाती हैं। S1 और S5 दो ऐसी मेडिसिन है जिनका रेंज बहुत ज़्यादा है, 95 नियर अबाउट चीज़ कवर हो जाती है S1 और S5 के अंदर। तो इसलिए आपने देखा हो जितनी भी अभी तक हमने स्टडीज़ की है उसके अंदर S5 और S1 और C5 ज़्यादा आ रहा है, बाकी मेडिसिनों का यूज़ कम हो रहा है, और उसके साथ RE यूज़ ज़्यादा हो रही है हमारी प्रैक्टिस के अंदर। तो ये ज़्यादा यूज़ होने वाली मेडिसिन है, ठीक है। और रीनल फ्लेक्सिबिलिटी भी अगर कमज़ोर पड़ गई है तो यहाँ भी कैल्शियम ऑक्सीलेट डिपॉजिट हो जाएगा कंसंट्रेशन की वजह से, और ये फ्लेक्सिबल नहीं रहेगा तो स्टोन बनना शुरू हो जाएगी यहाँ पे। तो स्टोन बनने के भी चांसेस यही है। अगर किसी के बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ रहा है तो हम S5 से मैनेज कर लेते हैं और उसे S6 से रिमूव कर देते हैं। S6 एक्सक्रीटरी सिस्टम की है, S5 मेटाबॉलिक सिस्टम की है। लीवर से प्रोडक्ट होने वाले सारे केमिकल, सारे एंजाइम्स जो भी हैं, हम S5 से, लीवर एक बॉडी की सबसे बड़ा ऑर्गन है,
जिसे S5 और S10 से मैनेज किया जा सकता है। आपके पास अगर S5 नहीं है तो S10 अल्टरनेट में आप दे सकते हैं, S10 के जगह पे S5 दिया जा सकता है। अगर आपको S10 देना है और S5 आपके पास है, S10 नहीं है, तो उसके साथ F1 ऐड करिए, इक्वल हो जाएगा। ठीक है। सेंट्रल इलस्ट्रेशंस, schematic representations of the autonomic nervous system and the targets of autonomic modulation therapy. Auricular branch of the vagus nerve, ये कल हो गया था, यहाँ भी हो गया था। How are baroreceptors stimulated? Arteries. Baroreceptors are stretch again receptors that stimulated, यहाँ पे क्लियर होगी ना, स्टिमुलेटेड, स्टिमुलेट करता है। स्ट्रेच जैसे कि स्ट्रेच खिंचाव बनाता है, और अगर प्रेशर बने तो वो क्रैक होने से, अगर स्ट्रेच है किसी चीज़ में तो वो टूटती नहीं है, चाहे वो कोई स्टिक हो या कोई हमारा क्लॉथ भी हो। जैसे कि क्लॉथ होते हैं ना स्ट्रेचेबल, पहनने के बाद वो बॉडी के अंदर चिपक तो ज़रूर जाते हैं, लेकिन वो जिस साइज की बॉडी हो उस पर भी मैनेज हो जाते हैं। इसीलिए कोई उसकी साइज, अगर अदर साइज के भी लोग उसे पहन ले तो वहाँ पे भी चलता है। तो यहाँ पे स्ट्रेच रिसेप्टर्स डेट इज स्टिमुलेटेड बाय द डिस्टोरेशंस ऑफ द आर्टीरियल वॉल व्हेन प्रेशर चेंज। अब स्ट्रेच अगर रहेगा तो अगर प्रेशर बढ़ रहा है तो उसे मैनेज कर लेगा। अगर स्ट्रेच बंद हो गया नहीं है तो आर्टीरियल वॉल जो है वहाँ पे प्रेशर मैनेज नहीं हो पाएगा, प्रेशर राइज हो जाएगा। और जैसे कि 20 इयर्स के बाद 30 और 35 40 इयर्स के बाद तो ये सारी प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं, कुछ लोगों के शुरू में ही हो जाती हैं। रीज़न क्या होता है, इनकी बॉडी में ये जो स्ट्रेचेबल कंडीशन है वो मेंटेन नहीं रह पाती, या तो ये जैसे कि ओबेसिटी वाले लोग होते हैं, अक्सर आजकल जैसे कि 25-30 साल के बच्चों को भी ब्लड प्रेशर देखा गया है, तो उसमें इन चीज़ों की उनकी कंजेनाइटल डिफिशिएंसी पाई जाती है। और ये रीज़न होता है फिटस के ड्यूरेशन में मदर्स का फूड्स को केयर ना करना, कुछ भी मिला खा लिया, और जो ख़ास करके टेस्ट वाली चीज़ें होती हैं जो उन्हें ज़्यादा पसंद होती है तो वो ज़्यादा खाती हैं। तो इस वजह से बच्चे की जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, जो बॉडी मैनेज हो रही होती है फिटस के अंदर, उसके अंदर वो डिफिशिएंसी क्रिएट हो जाती है। और जब एक बार डिफिशिएंसी क्रिएट हो, अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है तो ये उसे उस वक्त ऐसी चीज़ें खानी चाहिए कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल रहे। और ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि वो चीज़ पूरी जैसे कि माँ की होती है वैसे फिटस में बच्चे की भी हो जाती है, फिटस में भी डेवलप हो जाती है। जब फिटस में वो चीज़ डेवलप होती है तो वो पैदा तो होता है डिलीवरी आफ्टर बर्थ, फिर वो जब अपनी एक एज पे जाता है और उसे एक्सर्शन ज़्यादा मिलता है तो ऐसी कंडीशन में फिर बॉडी उसकी मैनेज नहीं कर पाती और फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है, क्योंकि उस वक्त तक खुद खा करके वो इस चीज़ को उसके भी टेस्ट वैसे जैसे मदर का टेस्ट होगा ऐसे ज़्यादातर बच्चों के भी टेस्ट हो जाते हैं कि वो फैट वाली चीज़ें ज़्यादा खाना और स्नैक्स ज़्यादा यूज़ करना, बर्गर पिज़्ज़ा वगैरह ज़्यादा यूज़ करना। तो इस वजह से बच्चों में भी वो चीज़ें डेवलप हो जाती हैं और एक एज में जा कर के। अच्छा, एक चीज़ और भी है, आज की जो क्लाइमेट्स है, आज का जो हमारा फूड जो न्यूट्रिशन है वो बहुत ज़्यादा पुअर है। देखने में तो हम बहुत चीज़ें खा लेते हैं लेकिन बहुत सी डिफिशेंसीज होती हैं उनके अंदर, जिसके वजह से भी ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती हैं। और ख़ास करके ये रिच फैमिली के बच्चों में ज़्यादा देखा गया है, जो खाने के शौकीन होते हैं उन्हें ही बीपी से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। प्रेशर चेंज, द baroreceptors कैन आइडेंटिफाई द चेंज इन बोथ ऑफ एवरेज ब्लड प्रेशर और द रेट ऑफ चेंज इन द प्रेशर विद ईच आर्टीरियल पल्स, और सभी आर्टीरियल पल्स पे इसका प्रेशर देखा जा सकता है। अब यहाँ पे जिस जगह पे आर्टीरियल पल्स फ्लेक्सिबल नहीं होगी उस जगह पे प्रेशर राइज करेगा और पेन डेवलप करेगी। और अगर बहुत ज़्यादा हार्डनेस रही आर्टरीज की तो ऐसी कंडीशन में वो जगह आर्टरी तो नहीं
आर्टरी फिलहाल तो कुछ मैनेज होगी, मजबूत होगी, लेकिन कैपिलरीज रैप्चर कर जाएगी या वेसल्स रैप्चर कर जाएगी। ये पोजीशन होती है ज़्यादातर ब्रेन के अंदर या कार्डियक के अंदर या आउटर सरफेस ऑफ मसल्स के अंदर, कहीं पे भी ये रैप्चर करेगी। मसल्स की होगी तो मैनेज हो जाएगी, लेकिन ब्रेन की या हार्ट की अगर कैपिलरीज डैमेज हुई तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। किडनी के अंदर भी अगर हुआ तो भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो ये आर्गन जो है, लीवर, हार्ट, ब्रेन और किडनी, इनके अंदर अगर कोई भी चीज़ इस टाइप से देखी गई तो वहाँ पर अगर हेमरेज हो गया है तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर ही देता है, और जनरली ब्रेन के अंदर हेमरेज देखा गया है। ओके, व्हाट्स हैपन व्हेन carotid sinus is pressed by mechanical stimulation of the receptors in its wall produce reflexly bradycardia and peripheral vasodilations. On the other hand, pressure applied below the carotid sinus by occluding the carotid arteries cause hypotension in the sinus and produce reflex tachycardia and peripheral vasoconstriction. जब कभी किसी को हार्ट अटैक होता है तो उसे हार्ट से पुश किया जाता है, तो किसे हम स्टिमुलेट करते हैं उस जगह पे प्रेशर दे करके हम यहाँ पे ब्रैडीकार्डिया रिसेप्टर्स को हम स्टिमुलेट करते हैं, जिसकी वजह से हार्ट फिर से काम करना शुरू कर देता है। और हाइपोटेंशन जब फ्लेक्सिबल होती है तो हाइपोटेंशन भी निकल जाती है, वरना फिर हाइपोटेंशन में पेशेंट कॉज ज़्यादा अगर हो गया तो डेथ भी होने के चांसेस हो जाते हैं। वेसोमोटर सेंटर्स, carotid साइनस नर्व, ये इस पोजीशन से है, निकल रही है। ऑर्टिक डिप्रेशर नर्व, इस पे अगर प्रेशर स्लो हो गया तो यहाँ पर प्रेशर स्लो होगा तो डिप्रेशन महसूस होगा, डिप्रेशन में पेशेंट होगा। आर्टेरियल बायोरिसेप्टर्स प्लस कार्डियोवैस्कुलरी ऑर्गन, ये आर्टेरियल प्रेशर, कार्डियोवैस्कुलरी ऑर्गन्स, सिंपैथेटिक नर्व। अब ये जो प्रेशर डेवलप कर रहा है पॉजिटिव चार्ज किडनी के ऊपर, न्यूट्रेसिस रीनी रिलीज, वैस्कुलर टोन, ये यहाँ पर आपकी आर्टरीज भी मिल रही है, कैपिलरी, सॉरी आर्टरीज के बाद कैपिलरीज होती है, कैपिलरीज और प्लस वेंस, कैपिलरीज प्लस वेंस, यहाँ पे छोटी वेंस जो है वेसल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, ये वेसल्स। ये भी रिसेप्टर से ही काम होता है। वेसल्स का काम है जो न्यूट्रिशंस, कैपिलरीज न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है ऑर्गन्स को, और वेसल्स उसके जो वेस्टेज होते हैं सेल्स के बाद, सेल्स मेटाबोलाइज करता है, डाइजेशन करने के बाद जो अपने वेस्ट निकालता है वो वेसल्स के अंदर डाल देता है। और वो वेसल्स जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन उसने यूज़ कर ली तो कार्बन डाइऑक्साइड उसके पास बचा, तो कार्बन डाइऑक्साइड ये वेसल्स में आ जाता है, वेसल से वेन में ट्रांसफर हो जाता है। और कुछ डेड सेल्स होते हैं, जैसे कल आपको लाइफ साइंस में बताया गया था सेल डेथ हो जाते हैं, तो वो सेल डेथ भी जो है कैंसर में आपने पढ़ा था, सेल डेथ जो कंडीशन में है वो यहाँ पर आ जाते हैं और ये रिमूव हो जाते हैं। तो इस तरीके से जो नॉन एसेंशियल जो एलिमेंट्स बॉडी के अंदर हैं, जो टॉक्सिक्स हो गए हैं, अब जिसका यूज़ नहीं है, मेटाबोलाइज हो गए हैं, और जैसे कि वेस्ट हो गए हैं, वेस्टेज हैं बॉडी के, तो वो वेसल्स के अंदर आ जाते हैं, वेसल से वेन्स की तरफ ट्रांसफ़र हो जाते हैं। ये जब पॉजिटिवली वर्क होता है तभी होता है, अगर निगेटिवली है तो फिर कंजेशन बढ़ेगा और प्रेशर बढ़ेगा, और जहाँ पे ये कंजेशन बढ़ेगा वहीं पे प्रेशर बढ़ेगा, वहाँ पे कॉम्प्लिकेशन राइज होगी। अगर आर्गन के अंदर है तो आर्गन इनलार्ज होने लगेगा, अगर ये मसल्स के अंदर है तो मसल्स पेन होगी, स्वेलिंग आएगी या ट्यूमर फॉर्म होगा। कंट्रासिलिटी,
हार्ट रेट, और ये मैनेज करता है वैसोमोटर मोटर सेंटर्स, जिसमें हम जो मेडिसिन दे रहे हैं S5, F1 और RE, ये वेसोमोटर सेंटर्स पे इफेक्ट करती हैं और कार्डियक मूवमेंट्स को मेंटेन करते हैं, कार्डियक में बीपी अरेंज करते हैं। और बीपी कार्डियक मैनेज होता है, इसी मैनेज के साथ साथ इसके अंदर जो प्लैक्स डेवलप करने वाली जो प्रॉपर्टी होती है वो भी रिड्यूस हो जाती हैं, और प्रेशर से वो जर्क, जो कहते हैं कि जर्क दे करके या झटके दे करके उसे निकालना, तो ये उसे जब रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शंस की जो स्पीड होती है, उस स्पीड से जो भी चीज़ छोटी से छोटी होती है वो रिमूव हो जाती है, अपने यहाँ पर वो डिपॉजिट हो रही होती है। तो इस कंडीशन में हार्ट भी सेफ हो जाता है। रेस मॉड्यूलेशंस अब यहाँ पे दूसरी तरीके से समझाया गया है। इंटरग्रेटिव सेंट्रल एरियाज, अब देख सकते हैं हमारा ब्रेन का डाई काट किया गया है। यहाँ पर पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स हार्ट को जा रही हैं और मैनेज कर रही हैं हार्ट के मूवमेंट्स को। ये यहाँ पर ब्लड वेसल्स को जा रही हैं, यहाँ पे ब्लड वेसल्स को मैनेज कर रहे हैं। किडनी के पास जा रही हैं, किडनी को मैनेज कर रहे हैं। हार्ट और किडनी का बहुत ख़ास रिलेशन है। अगर यूरिन कंजेक्ट हो रहा है, जैसे किडनी फेल के अंदर होता है, तो प्रेशर अपने आप राइज हो जाता है, और किडनी के अंदर प्रॉब्लम आती है तो लीवर डैमेज होता है। तो ये तीनों क्लियर वे में काम करना चाहिए। अगर इनके बीच में कहीं पे भी प्रॉब्लम, अब जैसे कि एक स्पेशल डॉक्टर है कार्डियक का, अब एक है नेफ्रोलॉजिस्ट, अब नेफ्रोलॉजिस्ट और कार्डियक, और तीसरा है ब्रेन का, और चौथा है जो है लीवर का। अब ये चार अलग अलग डॉक्टर्स हैं। तो अब प्रॉब्लम अगर इस जगह से शुरू हो रही है और कार्डियक पे जा रही है, तो पहले पेशेंट कार्डियक के पास जाएगा, फिर कार्डियक ये ट्रीटमेंट जब तक ले रहा होता तब तक किडनी पे भी इफेक्ट आ जाएगी। अब वो इसे भी लेकर के साथ में इफेक्ट यहाँ पे भी आ जाएगा। अब ये इसे संभाल ही नहीं सका, तब तक दूसरा कॉम्प्लिकेशंस लीवर के अंदर, लीवर इनलार्ज होने लगा। अब लीवर के लिए आ गया पेशेंट। अब ये 5 डॉक्टर्स के पास मूवमेंट करने लगता है। अब ये सिस्टम ऑफ मेडिसिन में एक सबसे बड़ी देन है, सबसे अच्छी बात है कि हम सिस्टम को ऑपरेट कर रहे हैं और सिस्टम को समझ रहे हैं। तो यहाँ से जब हम सिस्टम को कंट्रोल करते हैं तो इनके सबसे पहले इनके फंक्शन को मेंटेन करते हैं। और फंक्शन कैसे मेंटेन हो रहा? S5, F1, RE के जरिए। अब S1, F1, RE इनके जो नोड्स हैं या सिंपैथेटिक नर्व्स हैं, सेंसरी एफर्नेट्स, पेट्रोसल और कॉर्टाइड साइनस, ये सारे को ऑपरेट एक साथ कर रहा है। अब यहाँ पे तो हम कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ कार्डियक प्रॉब्लम आ रही है तो हम A3 ऐड कर दे रहे हैं। ओके, A3, तो ये कंप्लीट कार्डियक मेडिसिन हो गई, लेकिन साथ साथ नर्वस सिस्टम की भी मेडिसिन हो गई, और साथ साथ ये हमारे लीवर सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम की हो गई। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में लीवर भी ऑपरेट हो रहा है प्रॉपरली, और यहाँ नर्वस सिस्टम भी ऑपरेट हो रहा है। साइकेट्रिक, न्यूरोलॉजिस्ट, यहाँ पे कार्डियक सिस्टम कार्डियोलॉजिस्ट, और नेफ्रोलॉजिस्ट यहाँ पे ये किडनी का भी प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो रही है साथ साथ एट ए टाइम। तो किडनी के लिए क्या कर रहे हैं, यहाँ पे किडनी एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए हम अब यहाँ पे न्यूरोलॉजिस्ट की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे सारे काम हम मैनेज कर रहे हैं। अब न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो सिर्फ वो न्यूरॉन्स के बारे में ही स्टडीज़ करता है, उसके अलावा किसी चीज़ के बारे में देखता ही नहीं। लेकिन हमें यहाँ पे सभी को स्टडीज़ करके हमें मेडिसिन सेलेक्ट करना। तो S5 या S10, C5 कार्डियक टिश्यूज ज़रूर डैमेज होंगे, कार्डियक टिश्यूज या कॉर्टेक्स टिश्यूज यहाँ पर नर्वस सिस्टम के अंदर डैमेज हो सकते हैं या फिर वीक हो सकते हैं। अगर इसके अंदर वीकनेस आई या इसके टिश्यूज डैमेज हुए, इसके सेल्स डैमेज हुए, तभी ये इनको सिग्नल भेजना बंद कर देगा। जब इनको सिग्नल भेजना बंद करेगा तो इनके भी टिश्यूज डैमेज होना शुरू हो जाएंगे। जब इनके टिश्यूज डैमेज होना शुरू हो जाएंगे तो ये प्रॉपर वर्क नहीं करेंगे, तो ये इनको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। अब जब ये प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करे, लीवर अपना काम सही कर रहा, लेकिन लीवर का जो टॉक्सिकेशन है वो रिमूव नहीं हो रहा यूरिन के जरिए। अब लीवर के अंदर भी प्रॉब्लम हुई, तो यहाँ कार्डियोमेगली हो गया या नेफ्राइटिस हो गया
और यहाँ हेपेटोमेगाली हो गया। अब ये सारे मिलकर के एक साथ एक पेशेंट के अंदर सर्वाइव कर रहे हैं वो। तो अब हमारा क्या है कि यहाँ पे तो जो हमने दिया ट्रीटमेंट हार्ट पे, ये हमारा नर्वस सिस्टम भी कर लिया और डाइजेस्टिव सिस्टम का भी हो गया और कार्डियक सिस्टम हो गया। ये 3 सिस्टम तो हमने यहीं कवर कर लिया। अब बचा चौथा सिस्टम जो है किडनी का, जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है। एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए हमने S6, C6, A1 और अगर हमने RE यहाँ ये लिया है तो WE यहाँ पे कर देंगे। तो इस कंडीशन में हमारे सारे सिस्टम एट ए टाइम ट्रीटमेंट पा रहे होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में ये मेडिसिन एक दूसरे को कहीं पे बाउंड नहीं करती, एक दूसरे को कहीं ब्रेक नहीं करती उनके फंक्शंस को, इसलिए ये सारे फंक्शन एक एट ए टाइम होते हैं और हम क्रॉनिक इनक्योरेबल डिजीज को क्योर कर पा रहे होते हैं। अफर्नेट नेवर्स एक्टिविटीज, अब यहाँ पे इनके जो ECG, ENG, स्नैप्स रेट, ब्लड प्रेशर mmHg में। अब ये यहाँ पे जो फेस है पेरिफेरल और स्नैप, ये यहाँ पर 180 to 120 जो मैनेज कर रहे हैं यहाँ पे ब्लड प्रेशर। यहाँ पर ये प्रेशर एफरेंट नर्व एक्टिविटी, अब यहाँ पे एक्टिविटी बदल जा रही है। यहाँ पे देखिए ये 40 से अबव हो जा रहा है और यहाँ पे क्या है 90 से अबव पे जा रहा है। ठीक है। अफर्नेटिव नर्व एक्टिविटी वेगस नर्व पे की वजह से ऐसा हो रहा है। वेगस नर्व पे जब प्रेशर पड़ रहा है, वेगस नर्व इनएक्टिव है, तो यहाँ पर हार्ट हाइपर हो जा रहा है। हार्ट वेसल्स एंड किडनी वेसल्स पे प्रेशर पड़ रहा है और इस कंडीशन में यहाँ पर सिंपैथेटिक नर्व्स यहाँ पे एब्सेंस हो रही है, वर्क नहीं कर पा रही। तो ऐसे कंडीशन में वॉमिटिंग शुरू हो जाती है पेशेंट को। अब अगर वॉमिटिंग की मेडिसिन दे करके हम पेशेंट्स की वॉमिटिंग कंट्रोल करेंगे तो नहीं होगी। तो यहाँ पर क्या होगा, हम जब इस सिस्टम की मेडिसिन देंगे वॉमिटिंग ईजिली कंट्रोल हो जाएगी। ओके, ये हमारा देखिए बॉडी का सर्कुलेटरी सिस्टम है। ये एरो के खुद ही ऑपरेट हो रहा है, देख सकते हैं आप। ये लंग्स पोजीशन पे है, ये लंग्स के फंक्शंस हैं। ये नर्वस सिस्टम का है, ये कार्डियक है, ये लोअर एब्डोमिनस लोअर सेक्शन के लिए है। इसके अंदर बॉडी के हमारे पूरे फंक्शंस आ गए। अब ये एक मिनट, ये थोड़ा सा रिकॉर्डिंग शायद गड़बड़ है। तो यहाँ ये फेटस है, कार्डियक सिस्टम। फेटस कैसे मैनेज करता है, ब्लिंक्स हो रहा है। बिफोर बर्थ प्लेसेंटा से थ्रू, प्लेसेंटा के अकॉर्डिंग अब ये मदर टू चाइल्ड पूरे सिस्टम प्लेसेंटा के थ्रू मदर के जो सर्कुलेटरी सिस्टम से मैनेज होता है। न्यूट्रिशन सप्लीमेंट, ऑक्सीजन ऑक्सीजन प्रोवाइड और जैसे कि वेस्ट जो सेल्स बन रहे हैं बॉडी के अंदर वो रिमूव करने के लिए प्लेसेंटा के ही जो वेन सिस्टम का यूज हो रहा होता है। एल्डर पेशेंट विद CVD MIHF, एज बोन मैरो। अब यहाँ पे जब हम मैनेज करते हैं कैल्शियम ब्लॉक करके, तो इस कंडीशन में बॉडी के अंदर कैल्शियम की कंटिन्यू डिफिशिएंसी क्रिएट हो जाती है। ऐसी कंडीशन जब डिफिशिएंसी क्रिएट हो जाती है तो फिर बोन ऑस्टियोपोरोसिस की तरफ पेशेंट जाना शुरू हो जाता है। डिसफंक्शंस BM ड्राइड सेल्स, एपिजेनेटिक चेंज, जियोनोमिक instability, clonal diversity, telomere shortening, oxidative stress, inflammation, ex vivo reprogramming, epigenetic signals, gene therapy इसे यूज कर सकते हैं। इन सिचु reprogramming, cardiomyocyte differentiation, stimulation of endogenous जिसे CSS कहते हैं,
intracoronary system cells renafusions. What are the 5 parts of the cardiovascular system on this page? Blood, the heart, the right side of the heart, the left side of the heart, blood vessels, arteries, capillaries. ये मेन 5 parts हैं जो हमारी बॉडी के अंदर ब्लड सप्लाई को मैनेज करते हैं. What are the main function of heart? It's the muscles at the center of your circulation system, pumping blood around your body as your heart beats. This blood sends oxygen and nutrients to all parts of your body and carries away unwanted carbon dioxide and waste produce. क्या हो रहा है? ये मेन फंक्शंस क्या कर रहा है हार्ट? इट इज द मसल्स एट द सेंटर ऑफ योर सर्कुलेशन. ये मसल्स सेंटर है, सिस्टम प्रोवाइड करता है, सारे बॉडी के अंदर पंप करता है ब्लड को पूरे बॉडी के अंदर. योर बॉडी एज योर हार्ट बीट, जब हार्ट बीट के अकॉर्डिंग से थ्रू दिस ब्लड सेंड ऑक्सीजन, और फिर इसके थ्रू ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू ऑल पार्ट्स, सभी जगह बॉडी के हिस्से में न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन पहुंच जाता है योर बॉडी. ठीक. एंड कैरीज अवे अनवांटेड कार्बन डाइऑक्साइड, जिसकी ज़रूरत नहीं है बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की, उसे वेस्ट प्रोडक्ट और वेस्ट प्रोडक्ट्स को लेकर के ये बाहर निकालता है. What are the major organs and their function? Organs: the brain control thoughts, memory and other organs. The heart pump blood around the body. The lungs separate oxygen from the air and remove carbon dioxide from the blood. The stomach help the digest food. The intestine absorb nutrients from food. The liver remove poisons from the blood. Okay. तो यहाँ पे ये कंप्लीट हुआ और आगे है व्हाट आर द टू मेन ऑर्गन्स ऑफ द कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम. आंसर: द कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द हार्ट एंड ब्लड वेसल्स which work within receptors system, the lungs and airways. These body system carry oxygen to the muscles and organs of the body and remove waste product including carbon dioxide. देखिए रिसेप्टर्स यहाँ बार बार आ रहा है और S1 हमारे बॉडी के रिसेप्टर्स को ही ठीक करता है और जिसकी वजह से हमारी बॉडी एक्टिव हो जाती है और जो एलिमेंट्स, जो गुड एलिमेंट्स हैं बॉडी को चाहिए वो बॉडी लेना शुरू कर देती है और बैड एलिमेंट्स को निकालना शुरू कर देती है. तो इसी वजह से S1 जब पॉइजन कोई लेता है या कोई भी इंसेक्ट जैसे कि स्नैक बाइट या स्कॉर्पियन बाइट, अगर ऐसा कुछ है इंसेक्ट है तो उसके टॉक्सिकेशन को रिमूव करने के लिए भी S1 का यूज़ किया जाता है. अब लाइफ साइंस से थोड़ा सा आप ले लें क्लास, उसके बाद फिर हम इसे ख़त्म करते हैं. Hello, good evening to all of you. Good evening, sir. Hello. Today, from the life science point of view, I am going to discuss about the muscles and its type. The muscles are very important organ, as we all know, as it have the lot of feature to provide different types of activity. Muscles देखिए जिस तरीके से लोकोमोशन के लिए हमें हड्डियों की ज़रूरत होती है, तरह तरीके के जॉइंट्स होते हैं, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स होते हैं, हिंज जॉइंट्स होते हैं, सिनोवियल फ्लूइड होता है हमारे हड्डियों के लिए. उस तरीके से मसल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए. मेनली मसल्स हमारी होती है कि कोई भी काम करने के लिए मसल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. मसल्स इज अ कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू विच ब्रिंग अबाउट मूवमेंट.
हमें कहीं पे भी चल के जाना होता है तो हमारा स्केलेटल सिस्टम्स को मसल्स की बहुत ज़रूरत होती है। चाहे बात करनी हो तो भी हमारे ज़बान जो एक मसल्स है, मस्कुलर सॉफ्टी टिश्यू होती है, लेकिन तब भी इसको जॉ बोन की ज़रूरत होती है। बॉल मूवमेंट, किसी चीज़ को निकलना होता है तो भी, ब्रीथिंग, सब चीज़ों के लिए मसल्स होती है रिस्पॉन्सिबल, और मसल्स और स्केलेटल सिस्टम दोनों मिलकर अपना काम करते हैं। मसल्स ही रिस्पॉन्सिबल होती है हमें इरेक्ट रखने के लिए। अगर आपने कभी देखा होगा स्केलेटल सिस्टम, तो स्केलेटल सिस्टम्स को हम लोग किसी नेल या किसी धागों से खड़ा कर रखते हैं, लेकिन जो हम लिविंग बीइंग हैं तो हमारी मसल्स हमें हमारे स्केलेटल सिस्टम्स को खड़ा रखती है, हमारे वाइटल ऑर्गन को प्रिजर्व रखने का काम करती है, मदद करती है एज ए एसेसरी ऑर्गन। देखिए यहाँ पे लिखा है 40 से 50% तक की बॉडी वेट जो होता है ना वो मसल्स कैरी करता है, और इतनी तो हमारी मसल्स होती है। जैसे जो लोग नॉनवेज खाते हैं तो मेनली वो लोग जो प्रोपोर्शन खाते हैं वो मसल्स का ही खाते हैं, बाकी तो अलग होता है लीवर और लंग्स, लेकिन मसल्स ज़्यादा प्रोपोर्शन में जो खाया जाता है चिकन में या किसी भी मटन में किसी भी तरीके से, तो वो मसल्स ही खाते हैं ताकि मसल्स बॉडी बिल्डअप में काम आती है। देखिए मूवमेंट के लिए काम आती है, पोस्चर बॉडी को इरेक्ट रखने का काम आती है, और मेंटेन बॉडी टेम्परेचर। मसल के कॉन्ट्रैक्शन से, जैसे कि हार्ट भी तो एक तरीके का मसल्स होता है ना, वो अभी हम लोग देखते हैं। प्रॉपर्टीज देखिए, एक्साइटेबिलिटी। देखिए हार्मोन, कोई भी हार्मोन आता है, जैसे एड्रेनलिन होता है। अगर हम लोग कहीं से जा रहे हो जंगल से और अचानक से हम टाइगर या लेपर्ड को देख लेंगे तो हमारा एड्रेनलिन हार्मोन जो होता है हमारी किडनी के पीछे एक ग्लैंड होती है, वो फटाफट फाइट एंड फ्राइट का जैसी भी सिचुएशन देखती है फौरन वो रिलीज करने लगती है, फौरन हमारी मसल्स एक्टिवेट हो जाती है, या तो हम भागेंगे या तो हम उस जानवर से लड़ जाएंगे अपनी सेफ्टी के लिए। देखिए ये हार्मोन काम कर रहा। फिर कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी मतलब कभी देखिए कोई भी मसल्स बनाते हैं जिम के अंदर तो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होता रहता है, एक्सटेंसिबिलिटी वही अपोजिट, तो ये काम आती है। इलास्टिसिटी, सबसे पहली बात तो ये होती है कि अगर हम लोग कहीं गिरते हैं तो हमारी मसल्स उसको रोक लेती है ताकि हमारे जो स्केलेटल सिस्टम है, बोन का सिस्टम, उसको नुकसान ना पहुंचे, तो इससे इसके अंदर इलास्टिसिटी होती है। जैसे कि हम लोग, हार्ट तो सबसे ज़्यादा इलास्टिक होता है, लंग्स कितना इलास्टिक होता है, तो ये भी एक तरीके की मसल्स होती हैं। देखिए ये मसल्स है। मसल्स हमेशा 3 तरीके की होती है, एक स्केलेटल सिस्टम जो हमारे स्केलेटल सिस्टम को मदद करती है, कार्डियक मसल्स सिर्फ हार्ट के अंदर होती है। स्मूथ मसल्स कहाँ होती है जानते हैं? वहाँ होती है जहाँ इनवॉलेंट्री नर्व्स होती है। एक हमारी होती है पीछे, देखिए ये इसके पीछे एक वर्टिब्रल कॉलम होती है, वहीं से तरह तरीके की नर्व्स निकलती है। एक होती है वॉलेंट्री, दूसरी होती है इनवॉलेंट्री। वॉलेंट्री नर्व्स मेनली इधर स्केलेटल में पाई जाती है, इनवॉलेंट्री स्मूथ में पाई जाती है। कार्डियक वाली तो इनवॉलेंट्री होती है, कार्डियक और स्मूथ वाली इनवॉलेंट्री होती है, लेकिन ये जो ये होती है स्केलेटल वाली ये वॉलेंट्री होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्केलेटल मसल्स, स्ट्रिप्ड मसल्स, अगर कभी आप उसका काटेंगे डिसेक्शन के अंदर तो आपको उसके अंदर, अगर आप माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो वो दिखेगी आपको, स्केलेटल मसल्स के जो सेल दिखेंगे वो मल्टी न्यूक्लिएटेड दिखेंगे। मल्टी न्यूक्लिएटेड मतलब एक ही सेल के अंदर कई सारे न्यूक्लियस होते हैं, और ये हमारी मर्जी के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट भी करते हैं और रिलैक्स भी करते हैं, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कनेक्ट करते हैं, ताकि जिस तरह कभी गर्मी लगती है, किसी गर्म चीज़ पे हाथ लग जाते हैं तो फटाक से सेंट्रल नर्वस सिस्टम पता चलता है और स्केलेटल मसल्स को सीधे मतलब मैसेज मिलता है कि फटाक से वहाँ से हाथ हटा लें। ये देखें, ये इस तरीके से होती है। ये एक फाइबर टाइप का होता है, फाइबर के अंदर दूसरा फाइबर, फाइबर के अंदर फिर दूसरा फाइबर। देखिए कितने महीन महीन तरीके के हैं। इधर एंडोसाइटियम मसल, ये देखिए ये पूरा बड़ा सा स्ट्रक्चर था, इसके एपिमिस्टियम अलग किया गया, मसल्स को फिर हमने क्रॉस सेक्शन लिया तो वहाँ ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा है। ये है पूरे मसल्स का अंदर का स्ट्रक्चर एज एन एनाटॉमिकल पार्ट। फिर ये पूरे अंदर के मायोफिलामेंट ये सब बताते हैं किस तरीके से मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है, रिलैक्स करती है।
कैल्शियम के चैनल्स होते हैं, कैल्शियम आयन के चैनल्स जो मसल्स के कॉन्ट्रैक्ट्स या रिलैक्सेशन में काम करते हैं, बहुत ही अहम रोल प्ले करते हैं। सार्कोलेमा क्या होता है? सार्कोलेमा एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिस तरह सेल के अंदर होती है, उस तरह मसल्स की जो सेल होता है ना, उसकी जो मेम्ब्रेन होती है उसको कहते हैं सार्कोलेमा। और जिस तरह प्लाज्मा के जो होता है ना, हमारा सेल के अंदर का जो मटेरियल होता है उसको कहते हैं साइटोप्लाज्म। उस तरीके से मसल्स के अंदर का जो भी पोर्शन होता है ना लिक्विड टाइप का, उसे कहते हैं सार्कोप्लाज्म। प्लाज्म मतलब लिक्विड, सार्को मतलब मसल्स वाला, लेमा मतलब लेयर, सार्को मतलब मसल्स वाली लेयर, मसल्स वाला प्लाज्मा। मायोग्लोबिन का काम क्या होता है? ऑक्सीजन बाइंडिंग के लिए। मसल्स को लगातार ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करने की ज़रूरत होती है, तो वो हमारा मायोग्लोबिन, रेड पिगमेंट ऑक्सीजन। आप मसल्स कभी काटेंगे तो आपको लाल लाल दिखेगा। कोई भी अगर नॉनवेज खाता होगा या कभी किसी ने देखा होगा पिक्चर में या किसी भी इमेज में कि मतलब नॉनवेज किस तरीके का दिखता है खाने वाला, तो वो लाल कलर का दिखता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर मायोग्लोबिन होता है। कनेक्टिव टिश्यू लेयर बताया, ये सब लेयर होती हैं। अब मेन जो कॉन्ट्रैक्शन में कौन रोल प्ले करता है? एक्टिन और मायोसिन, ये दो प्रोटीन मेन रोल प्ले करते हैं। कैल्शियम आयन के इनटेक और अपटेक पे मेनली इनका फोकस होता है। ये पूरा एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है। और ये देखिए मसल्स बिल्डअप हो रही है, जितना आप इस्तेमाल करेंगे बाइसेप्स बनेंगे, फिर ट्राइसेप्स बनेगा, फिर ट्राइसेप्स बनेंगे, फिर टेंडोल बन जाएगा। तो इस तरीके से मसल्स का जितना इस्तेमाल करेंगे उतना ज़्यादा होता है। एंटागोनिस्टिक का मतलब होता है रिवर्स, अपोजिट। सिनर्जिस्टिक का मतलब द बॉडी होल्ड इन पोजीशन सो दैट द agnostic muscles can operate unwanted movement that might occur prime motive contracts। मतलब जिस चीज को फोर्स किया जा रहा है करने को। एंटागोनिस्टिक फिक्सेटर्स। माइक्रो एनाटॉमी मतलब एक तो एनाटॉमी हम लोगों ने देखी थी, उसके और डिटेल के अंदर माइक्रो एनाटॉमी के अंदर और भी प्रोटीन्स के बारे में बताया गया है। ये देखिए सारे प्रोटीन्स के अंदर इंटरस्ट्रक्चर बताए जा रहे हैं। फिर देखिए ये माइटोकॉन्ड्रिया मेन रोल प्ले करता है। माइटोकॉन्ड्रिया की तो बहुत ज़रूरत होती है एटीपी जनरेशन के लिए। ये देखिए पूरा एक सेगमेंट टाइप का होता है, अच्छा सा बना हुआ। एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, लगातार सबके सब कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू कर देते हैं। ये होते इस तरीके से, एक आगे बढ़ता है, पीछे सबको असर पड़ता है। ये है सार्कोमेर का जेड लाइन। थिन फिलामेंट्स, ये जो आपको दिख रहे हैं ये थिन फिलामेंट्स हैं, ये लाल वाले, और जो ये नीले वाले दिख रहे हैं ये थिक फिलामेंट है। और ये यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होता है, रिलैक्सेशन, ताकि मसल्स इधर उधर कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो सकती हैं इसी के मूवमेंट के मुताबिक। फंक्शन स्केलेटल मसल्स को बताया कि जैसे करेक्ट पोस्चर प्रोवाइड करना, आई का मूवमेंट्स करना, सबके लिए मसल्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। बिना एटीपी के तो कुछ हो नहीं सकता, तो एटीपी जनरेशन बहुत ज़रूरी होता है। देखिए यहाँ पे पूरा बताया हुआ है किस तरीके की मसल्स होती हैं और कहाँ कहाँ मसल्स के क्या नाम है। कार्डियक मसल्स देखिए सबसे इंपॉर्टेंट मसल्स होती है, ये इनवॉलेंट्री होती है। और कार्डियक में कभी आप लोगों को कभी नहीं मिलेगा कि कार्डियक का किसी को कैंसर हो गया, क्योंकि वहाँ पे इतना ज़्यादा ऑक्सीजन होता है और वो कोरोनरी आर्टरीज जो होती हैं वो इतना इसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करती हैं कि कभी भी हार्ट का किसी को कैंसर नहीं होता। कैंसर हमेशा जब भी हुआ है तो ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी से, इसीलिए कहा जाता है कैंसर से बचना हो तो ज़्यादा से ज़्यादा कलर फूड खाओ। कलर फूड का मतलब ये नहीं कि आर्टिफिशियल कलर वाले, आर्टिफिशियल तो और ज़्यादा नुकसानदेह होते हैं। मतलब मेन जो नेचुरल में कलर जो फूड मिलते हैं ना कलरफुल, जैसे कि जामुन हो गया या पियर्स हो गए, आम मैंगो हो गया, एप्पल हो गया, रियल कलर वाला, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कलरफुल नहीं, मतलब नॉर्मल कलर वाला। लेमन हो गया नॉर्मल कलर वाला, एक्स्ट्रा जो कलर वाले होते हैं वो तो नुकसानदेही होते हैं, लेकिन कलरफुल मतलब डाइवर्स तरीके के प्लेथोरा टाइप के आप फूड का इंटेक करें। ये देखिए पेस मेकर फिर लगाया जाता है। ये देखिए पूरा एनाटॉमी बताया गया, ब्रांच्ड होती है।
देखिए रिदमिक बीट रेगुलेटरी होती है, रिदमिक, क्योंकि देखिए कार्डियक मसल्स जो होती है ना वो स्केलेटल मसल से पूरी अलग टाइप का इसका फंक्शन होता है, तो इसलिए इसके अंदर रिदमिक होता है कि नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने का। एक यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में एक एक्सपेरिमेंट रिपीट किया गया था जिसके अंदर एक हार्ट निकाला गया था गोट का या पिग का, मुझे सही से याद नहीं है, लेकिन ऐसा एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसमें गोट या पिग का हार्ट निकाला गया था और उसको ऐसे चैम्बर में रखा गया था। वो 3 महीने तक, नहीं, वो फ्रॉग का निकाला गया था हार्ट, मुझे सही से याद है, फ्रॉग का हार्ट निकाला गया था और वो 3 दिन तक 3 महीने तक बीट किया था। ये होती है प्रॉपर्टी कि मर गया है मर गया है जानवर तब भी उसका हार्ट बीट कर रहा है, ये होती प्रॉपर्टी रिदमिक। लगातार ये करता है, अगर उसको आप सही इन्वायरमेंट देंगे आर्टिफिशियल मीडिया के अंदर तो भी हार्ट धड़केगा। जिस तरह कभी कभी आपको केस दिखे होंगे हार्ट ट्रांसप्लांटेशन में, जिसके अंदर भी हार्ट को लगातार बीट करना पड़ता, नहीं तो हार्ट तो खराब हो जाएगा, तो भी उसको आर्टिफिशियल मीडिया में ऐसा स्टिमुलस देके प्रोवाइड कराया जाता ताकि मरे हुए इंसान का भी हार्ट बीट करे ताकि दूसरे अंदर फिट कर सके। तो ये एक अलग ही इसके अंदर प्रॉपर्टी होती है। एक्साइटेबिलिटी, ये कार्डियक मसल्स में एक्साइटेबिलिटी होती है, केमिकल और इलेक्ट्रिकल न्यूरल की, द एबिलिटी टू कंडक्ट द इंपल्स फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल। रिफ्रैक्टिव पीरियड, जैसे देखें कॉन्टिन्यूस कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, टिटनेस इन हार्ट, कार्डियक मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन। ये देखें यहाँ पे एनाटॉमीज के बारे में बताई गई है। ये ए बैंड, आई बैंड और ए बैंड। ए बैंड कभी कभी घट जाता है, आई बैंड बढ़ जाता है, आई बैंड बढ़ जाता है, ए बैंड घट जाता है। इस तरीके से इंटरकैलेटेड डिस्क होती है और इंटरकैलेटेड डिस्क मेन रोल प्ले करती है, मतलब कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के अंदर। स्मूथ मसल्स जैसे पाई जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, और कहाँ पाई जाती है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पाई जाती है, और पाई जाती है हमारे इंटेस्टाइन्स के अंदर पाई जाती है, और स्टमक के अंदर पाई जाती है। स्टमक भी तो खाना लेने के बाद चर्निंग करता है, तो उसके अंदर भी स्मूथ मसल्स होती हैं जो इनवॉलेंट्री होती हैं। हमारे ब्रेन को इतना पता है कि खाना खाया है, अब इसको डाइजेस्ट अपने आप करेगा, हमें कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, कोई एक्सरसाइज स्पेशल नहीं करनी पड़ती, अपने आप हमारा इनवॉलेंट्री फंक्शन होता है कि स्टमक यूट्रस में से जिस तरह की टाइम हो जाता है कि डिलीवरी का टाइम होता है तो यूट्रस में अपने आप मैसेज चला जाता है कि नहीं अब लेबर पेन आ रहा है, अब तो चाइल्ड की डिलीवरी का टाइम हो गया। यूरिनरी ब्लैडर, जिस तरह भी किसी को वॉशरूम जाना रहता है तो यूरिनरी ब्लैडर में अपने आप सिग्नल पता चल जाता है। इंटेस्टाइन, ये सब अपने आप ये होता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी स्मूथ मसल्स होती है। स्मूथ मसल्स इनवॉलेंट्री, मतलब ये ऑटोमेटिक करता है काम। स्मूथ मसल्स रिस्पॉन्ड टू द स्टिमुलस फ्रॉम द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक मतलब अपने आप करता है, और जो स्केलेटल होता है उसको आपको बताना पड़ता है, नहीं भैया यहाँ से हटाओ। मतलब जो स्मूथ मसल्स होते हैं वो कम्प्लीटली ऑटोनॉमिक होता है, उसको कुछ भी नहीं बताना पड़ता। लेकिन स्केलेटल मसल्स भी कभी कभी इनवॉलेंट्री एक्शन करता है, जिस तरह कभी कोई गर्म चीज़ को देखते हो तो वहाँ से हाथ हटा लेते हो, तो ये भी इनवॉलेंट्री एक्शन होता है, रिफ्लेक्स एक्शन जैसे कहा जाता है। जिस तरीके से ये देखिए यहाँ पे पुशिंग फोर्स, जिस तरह खाते हैं तो एपिग्लॉटिस अपने आप बंद कर देता है जो होता है पैसेज हमारे एयर का। फिर इधर देखें आप हार्मोन फैक्टर, स्मूथ मसल्स। देखिए हार्मोन बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है किसी भी चीज़ को चेंज करने के लिए। छोटा सा होता है लेकिन हार्मोन काम बहुत बड़ा करता है। थोड़ी क्वांटिटी में रिलीज करता है लेकिन इफेक्टिव और टारगेट में इफेक्ट करता है। देखिए टारगेट बाय नर्व इंपल्स अक्रॉस द सार्कोलेमा एंड कैल्शियम आयन। देखिए कैल्शियम आयंस मेन रोल प्ले करते हैं आयन के खुलने या मतलब कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन में, चाहे कोई भी मसल्स हो। कैल्शियम आयंस का इनटेक और अपटेक, क्योंकि कैल्शियम आयंस का लेना देना एटीपी के जनरेशन से। किसी भी मसल्स को जिंदा रखना है तो आपको एटीपी तो उसको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। जिस तरह किसी को से आपको अगर काम करवाना तो आपको उसे पैसे देने पड़ेंगे, इस तरीके से किसी को हमें बॉडी के किसी भी ऑर्गन से काम कराना है तो उसको एटीपी हमें प्रोवाइड करना ही पड़ेगा, तभी काम करेगा। स्मूथ मसल्स रिस्पॉन्ड टू द न्यूरल एंड केमिकल स्टिमुलाई। न्यूरल मतलब नर्व्स जैसे कि दिमाग से, और मतलब न्यूरल मतलब नर्वस सिस्टम से, और केमिकल मतलब एंडोक्राइन सिस्टम मतलब एंडोक्राइन एक्सोक्राइन जो ग्लैंड्स होती हैं उनके।
उनसे रिलेटेड चीज़ें। ठीक है, यहाँ पे हार्मोन देखेंगे, लैक ऑफ ऑक्सीजन, लो पीएच, एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारे रोल इम्पॉर्टेंट प्ले करते हैं उसके बनाने में या बिगाड़ने में। ये देखें, ये पूरा एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है किस तरीके से काम होता है। देखिए ये जो होता है ना, ये अगर थोड़ा और पास आ जाता है तो ये बैंड जो होता है ना, देखिए ये जो ये देख रहे हैं आप लोग, हल्की लाइन और ये डार्क लाइन, थिक फिलामेंट और थिन फिलामेंट, ये जो थिन फिलामेंट है ना, ये इसके ऊपर चढ़ जाता है, मतलब इसके ऊपर चढ़ जाता है, और ये जो ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ना, ये कम हो जाता है, तो कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, फिर अपने आप ये छोड़ भी देता है, तो ये रिलैक्सेशन हो जाता है। देखिए मैश नेटवर्क है, टुगेदर डेंस बॉडी स्ट्रक्चर बनाया हुआ। शॉर्टनिंग इन स्मूथ मसल्स, आपको बताया शॉर्टनिंग किस तरीके से होती है, एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं। देखिए ये कैल्शियम आयन का इनटेक अपटेक, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। हार्मोन्स, मेटाबोलाइट्स, जिस तरह पता चल जाता है किसी का लो ब्लड प्रेशर है या हाई ब्लड प्रेशर है, किस तरीके से उसके हार्ट का रिदम चल रहा है, जिस तरह ईसीजी करके पता चलता है, वो सब भी इसके अंदर इंक्लूड हो जाता है। ये देखें, आप देख रहे हैं रिलैक्स्ड, ये इस टाइम इसको थिक फिलामेंट है और थिन फिलामेंट इसको जकड़ लेंगे। देखिए रिलैक्स स्टेट में कितना आराम से पड़ा हुआ है, लेकिन जब देखिए कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो किस तरीके से हो गया। ये रिलैक्स्ड है, ये कॉन्ट्रैक्ट है। जैसा किसी की मसल्स इस टाइम रिलैक्स्ड है, चुपचाप पड़ी हुई है, लेकिन जब कॉन्ट्रैक्ट हुई तो देखो सब लोगों ने एक दूसरे को खींचना शुरू कर दिया, ये मैश से, जिस तरह नहीं होता नेट टाइप का स्ट्रक्चर है। नर्व एंड ब्लड सप्लाई, वन आर्टरी। आपको ये बता दें कि जो हमारा जो मसल्स होती है ना, ये कनेक्टिव टिश्यू जैसे ब्लड वेसल्स के अंदर भी पाई जाती हैं। कार्डियक स्मूथ मसल्स, जो ब्लड वेसल्स के अंदर पाया जाता है वो स्मूथ मसल्स, वो भी इनवॉलेंट्री कंट्रोल होता है, थोड़ा नर्व से रिलेटेड होता है लेकिन बाकी एंडोक्राइन सिस्टम से रिलेटेड। ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चार्ट है, इसको तो आप देख ही लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि स्केलेटल मसल्स को समझने के लिए ये समझना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए ये हड्डियों से जुड़ा रहता है स्केलेटल, इसीलिए इसका स्केलेटॉन से स्केलेटल मसल नाम पड़ा। इसको मर्जी से हम चला सकते हैं, इससे कभी हम देखिए अपेयरेंस स्ट्रेन का मतलब क्या होता है, ऐसे तो आपको स्ट्रेन कभी नहीं दिखेगा, आपको इसको स्ट्रेन करना पड़ेगा डाई से लेबोरेटरी में अंदर, तो आपको इसके अंदर चित्ते मिलेंगे, चित्ते मतलब जैसे आपको डॉटेड टाइप का स्ट्रक्चर दिखेगा। और ये देखिए फाइबर, जो महीन रेशा निकालेंगे ना, स्मॉलेस्ट यूनिट कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट, तो उसका ये रेंज आएगी। फिर देखिए इसकी जो लेंथ होगा, ये डायमीटर दिया था, ये इसकी लेंथ दी गई है, और किस तरीके से दिखेगा वो दिखाया गया। फाइबर अपीयरेंस, लार्ज सॉलिटरी बैंड्स, मतलब सूखे सूखे हल्के हल्के रेशों की तरह, जैसे लकड़ियाँ नहीं होती हैं सूखी लकड़ी एकदम रेशे वाली, वैसे। मल्टी पेरिफेरल, रिलेटिवली स्मॉल। फिर हार्ट के बारे में दिखा, ऑटोमेटिक है, ऑटोनॉमिक है, स्ट्रेन्ड है, ये भी स्ट्रेन्ड दिख रहा है। ब्रांच नेटवर्क होता है, सेंट्रल होता है, लार्ज ओवल होता है। इसका न्यूक्लियस के बारे में लार्जेस्ट। फिर ये तो उससे बड़े हैं, ये बताया गया था अच्छे से। ये देखिए स्मूथ मसल्स, हार्ट मसल्स, और ये स्केलेटल मसल्स। खत्म हो गया। थैंक यू। Thank you, sir. Very nice, sir. ओके, थैंक यू, गुड बाय, गुड नाइट। आप लोगों को कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड? हेलो, आप लोगों को कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड? No, sir. No, sir. ओके, कोई हो तो बता दीजिएगा उसके अंदर ग्रुप में। Okay, sir. क्लास लंबा हो गया और वक्त की कमी की वजह से मटेरियल्स तो बहुत होते हैं लेकिन वर्क कम हो पाता है। खैर ठीक है, आप लोगों ने टाइम दिया, और अब क्लोज करते सर हैं। ये वाली वीडियो उस पे आएगी ना आपकी फेसबुक पे। वो पे है ना, जी हाँ, तो एक दो बार